हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारी आयोग की सीरीज है। और आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आयोग है वो है यहाँ पर नीति आयोग। आप सभी को पता है कि योजना आयोग को भंग करके यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो देखिए, योजना आयोग का यहाँ पर क्लियर सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बाकी योजना आयोग को हटाकर ही नीति आयोग यहाँ पर बना है। तो हमें योजना आयोग का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इतिहास की क्या रहा है, कैसे वो कार्य करता था और उसे किस कारण से यहाँ पर हटाया गया है, या फिर उसे गठित कब हुआ था और इसे कब गठित किया गया है। तो ये सब चीज़ भी हमें जानना जरूरी है। तो योजना आयोग भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, यानी योजना आयोग हमें पूरा नहीं पढ़ना है, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि नीति आयोग का सबसे पहले आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत परिवर्तन संस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर पूरे फैक्ट वाइज चल रहे हैं और महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, तो आप देख सकते हो, या फिर आपने जहाँ पर भी इनके नोट्स बना के रखे हैं, यदि इसमें से आपको कोई आईएमपी फैक्ट मिलता है तो वो आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित एक कार्यकारी निकाय है, यानी ये एक कार्यकारी निकाय है और इसका संविधान में कहीं पर वर्णन नहीं है, या आपको क्लियर पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, या ना तो ये संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, यानी ये इसे किसी अधिनियम या कानून द्वारा नहीं बनाया गया है। यहाँ एक गैर वैधानिक संविधानेतर निकाय है। देखिए, संविधानेतर या गैर संवैधानिक ये दोनों एक ही बात होती है, या गैर वैधानिक निकाय है। अब इसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया है, इसलिए ये संवैधानिक नहीं है और वैधानिक भी नहीं है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों नीति आयोग की हम स्थापना करते हैं। देखिए, इसकी घोषणा की भी तिथि पूछी जा सकती है, वैसे तो नहीं पूछी जाएगी अब, क्योंकि इसको बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है। या लेटेस्ट बना होता, यानी अभी 2019 में बना होता, तो इसके घोषणा की भी तारीख पूछी जाती। बाकी ये आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको एक नॉलेज के लिए ये याद रखना है। स्थापना की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लाल किले पर भाषण देते हुए घोषणा की थी 2014 में 15 अगस्त 2014 को ये घोषणा की थी, और इसके जो स्थापना है, यानी ये इस्टेब्लिश कब हुआ है, 1 जनवरी 2015। अब दोस्तों ये नीति आयोग क्या है? नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध थिंक टैंक है, यानी सबसे ऊंचा, यानी ये जो सरकार की जो भी नीतियां है उसका वर्णन करती है, उसका विश्लेषण करती है, और जन तक ये पहुंची है कि नहीं, और राज्यों से भी समन्वय यहाँ पर स्थापित करके रखा जाता है। यानी नीति आयोग देखिए, यह योजना आयोग से इस प्रकार से अलग है, क्योंकि यहाँ पर सभी केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद में हमारे जितने भी राज्य है, स्टेट है, उनके सभी गवर्नर, उपराज्यपाल, तो सभी को यहाँ सम्मिलित करती है। उस आधार पे यहाँ पर नीति का निर्माण किया जाता है। तो ये मतलब कि भारत की एक शीर्ष, जब भी यहाँ पर शीर्ष प्रबुद्ध संस्था कहा है, यानी एक उच्चतम लेवल पर सोचने वाली एक ये संस्था है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नीति आयोग एक परामर्शदात्री व सलाहकारी संस्था है। सहकारी संघवाद की अवधारणा से यहाँ पर कार्य करती है। देखिए दोस्तों, सहकारी संघवाद सिर्फ इतना सा है, यानी यहाँ पर सभी को साथ लेकर, यानी सभी को साथ लेकर यहाँ पर चलती है। अभी मैंने बताया जैसे राज्य के राज्यपाल भी इसमें सारे आ गए हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी यहाँ पर शामिल है, यानी सभी को शामिल लेकर ये चलती है और सभी की नीतियों पर ये कार्य करती है। सभी की एक सलाह होती है, कैबिनेट उनके जो मीटिंग होती है वहाँ पर बातचीत होती है, उसके बाद में कोई भी फैसला लिया जाता है। तो ये नीति आयोग एक परामर्शदात्री और सलाहकारी संस्था है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम इसके थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। देखिए, अब इसके इतिहास में क्या है। योजना आयोग का गठन 15 मई 1950 को हुआ था। अब ये आपको याद रखना है, जो हम जिसे 5 ईयर प्लान कहते थे या पंचवर्षीय योजना, तो ये योजना आयोग के अंतर्गत ही बनाई जाती थी, और उसमें एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता था कि 5 वर्ष बाद हमें इतना जीडीपी, इतना इनकम होना चाहिए और इतना ग्रोथ करना है। तो उस लक्ष्य को 5 साल में यहाँ पर प्राप्त करना होता था। बाकी नीति आयोग ऐसा नहीं है, जो अभी करंट में चल रहा है तो उसी के आधार पर ये कार्य करता है। यहाँ पर 5 वर्ष के लिए योजनाएं नहीं बनाई जाती। तो देखिए, 15 मई 1950 जवाहरलाल नेहरू के समय ये बनाई गई थी योजना आयोग, और अभी अगर नीति आयोग को पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं, राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन, सिर्फ ये 2 कार्य इसके महत्वपूर्ण थे। एक तो पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन या पंचवर्षीय योजनाएं निश्चित करना, उसके बाद में राज्य और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसका ज़्यादा कोई इतिहास नहीं है, छोटा सा इतिहास है, बस इतना ही आपको याद रखना है। सारी पंचवर्षीय योजनाओं के आपको क्रम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सिलेबस में दिया नहीं गया है। बाकी अगर
ये इतना सब पढ़ने के बाद यदि आपको लगे कि मेरे पास कंटेंट कम है या फिर मुझे बहुत कम याद है, तो उसके बाद में आप योजना आयोग का भी पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी योजना आयोग का आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, जैसे कि महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आधारित है, क्योंकि ये थोड़ा सा इकोनॉमी से भी संबंधित है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई है, आप सभी को पता है, मैंने यहाँ पर डेट बता दी है 1 जनवरी 2015। अब दोस्तों, इसकी संरचना की बात कर लेते हैं, यानी इनकी संरचना में कौन कौन होते हैं। देखिए, अध्यक्ष की बात करेंगे, यानी पदेन प्रधानमंत्री, जो भी पदेन होगा यानी कि उस पद पर जो भी रहेगा, यानी जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी अभी पीएम नहीं होते और अभी कोई नया पीएम यदि आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर उसका अध्यक्ष बन जाएगा, यानी उसे कोई शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। यानी पद पर, उस पद पर, यानी प्रधानमंत्री के पद पर जो भी रहेगा ऑटोमेटिक वो उसका अध्यक्ष बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रथम और वर्तमान, तो आप सभी को पता है प्रथम और वर्तमान अभी कौन है, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो उपाध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वो किया जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त, और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। यानी कैबिनेट मंत्री को जितनी सैलरी दी जाती है, जितना वेतन भत्ता दिया जाता है, तो उसे भी वहीं दिया जाएगा, यानी उसे जो जो अधिकार प्राप्त है तो उसे भी यहाँ अधिकार प्राप्त होंगे, जो भी नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा। अब प्रथम की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है यहाँ पर अरविंद पनगड़िया, ये आपको ध्यान रखना। और वर्तमान की यदि हम बात करें तो वो है राजीव कुमार। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे फैक्ट वाइज लिए हैं, क्योंकि फैक्ट वाइज अच्छे से याद होते हैं, और आप में आपके नोट्स में यदि कोई से इसमें से नहीं है तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अब सचिव या सीईओ, यानी जो भी कार्यकारी अध्यक्ष होता है, तो वो हम यहाँ पर बात करते हैं। जो सचिव होता है ये कार्य का देखभाल करता है, तो ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर नियुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भारत सरकार के सचिव स्तर का यह अधिकारी होता है। अब इसकी जो रैंक होती है वो रैंक क्या होती है, सचिव स्तर की, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी रैंक क्या होती है, सचिव स्तर की। और जो प्रथम थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर। देखिए, ये जितने भी फैक्ट हैं इनसे आपका कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इसमें से नीति आयोग के संरचना में शामिल नहीं है, तो ये सारे नाम आपको एकदम बिल्कुल क्लियर ही यहाँ याद होना चाहिए। आप पीएससी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको याद होना चाहिए, करंट डाटा और प्लस जो प्रथम कौन थे। उसके बाद में यहाँ वर्तमान की यदि बात करते हैं तो अमिताभ कांत। अब पूर्णकालिक सदस्य यहाँ पर 3 होते हैं, जो अभी वर्तमान में जो 3 सदस्य हैं वो है वीके सारस्वत, रमेश चंद्र, वीके पाल, तो ये तीनों का आपका नाम याद रखना है। अब पदेन सदस्य यानी जो उस पद पर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसके अध्यक्ष बन जाएंगे। अब ये पूर्णकालिक सदस्य हैं, इनका काल निर्धारित होता है। उसके बाद में पदेन सदस्य की बात करते हैं तो ये अधिकतम 4, यानी अधिकतम 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बाकी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अभी वर्तमान में देखिए यहाँ पर रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह मंत्री है अमित शाह, और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। उसके बाद में कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये 4 अभी पदेन सदस्य इसके जो संरचना में शामिल है। अब गवर्निंग काउंसिलिंग की बात करते हैं हम। गवर्निंग काउंसिलिंग की यदि बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें जितने भी जैसे कि क्षेत्रीय परिषदें भी इसमें शामिल हैं। उसके बाद में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गवर्नर शामिल है, और उसके बाद में भी जिस राज्यों में विधानसभा है तो उनके भी यहाँ पर उपराज्यपाल यहाँ पर शामिल होंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जैसे कि कोई राज्य में विधानसभा नहीं होती है तो वहाँ के जो भी राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्ति किए जाते हैं उपराज्यपाल या जो भी हो प्रशासक, तो वो भी इसमें शामिल होते हैं, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों विशेष आमंत्रण, इसके अलावा भी विशेष आमंत्रण यहाँ पर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अभी 4 सदस्य हैं विशेष आमंत्रण के लिए, तो उन्हें क्या हो, विशेष ज्ञान व योग्यता हो, उनमें किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी से संबंधित हो या किसी भी चीज से संबंधित उन्हें विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में है नितिन जयराम गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री है। उसके बाद में थावर चंद गहलोत जो कि सामाजिक न्याय मंत्री है, पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री है, और राव इंद्रजीत जो कि स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर होते हैं अंशकालिक सदस्य। तो अंशकालिक सदस्य जो होते हैं वो अधिकतम 2 ही हो सकते हैं। तो देखिए जितने भी अग्रणी विद्यालय हैं, यानी जिन्हें भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, वो और 100 संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य तो यहाँ पर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नीति आयोग की संरचना बनाई जाती है। इस प्रकार से इसका जो संरचनात्मक ढांचा है वो हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलकर बनता है। देखिए यहाँ पर सभी की सहमति से यहाँ पर कार्य होता है, तो इसलिए जो नीति आयोग है ये शीर्ष संस्था है, यानी जो थिंक टैंक के रूप में यहाँ पर कार्य करता है भारत की।
अब देखिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं कि नीति आयोग का मुख्यालय और सचिवालय, देखिए ये कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। अभी वर्तमान की बात करें तो नई दिल्ली में, अगर वो हटाना चाहे तो कहीं भी इसे स्थापित किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नीति आयोग के देखिए 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य है यहाँ पर कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो जनहित में हो, यानी ये पूरे तरीके से यहाँ पर जनहित में कार्य करता है और सभी की सहभागिता को बढ़ावा यहाँ पर देता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, राज्यों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देता है, यानी राज्य भी इसमें शामिल हो, वो भी अपने विचार रखें, वो भी अपना जो भी कार्य है तो वो अपने यहाँ पर बताएं और उनके अलग अलग थॉट से जब एक नीति बनाई जाती है तो वो बहुत ही कारगर यहाँ पर साबित होती है। अब दोस्तों कार्य की बात कर लेते हैं। देखिए कार्य में है नीति का निर्माण करना, यानी भारत स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी नीति का निर्माण करना और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, यानी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार होगी किस प्रकार से ये चलेगा। और जैसे कि अभी आवास योजना है तो आवास योजना के किस प्रकार से चलेगा, कितने को हमें देना है। उसके बाद में जो उज्ज्वला योजना आई थी वो भी नीति आयोग का ही परिणाम है, यानी हम कह सकते हैं कि कार्य नीति निर्माण करना और उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, यानी कितने लाख करोड़ लोगों को हमें ये पहुंचाना है, किस प्रकार से पहुंचाना है, इस प्रकार की होती है रूपरेखा। उसके बाद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये मैंने आपको बता दिया है, यानी सभी को साथ लेकर चलना। उसके बाद में नीति का अन्वेक्षण और मूल्यांकन करना। अब जो नीति बनाई गई है, अब दोस्तों ये समझने वाली बात है, हमने नीति तो बना दी, अगर मान लो चलो आवास योजना का हमने फॉर्म उसकी आवास योजना निकाल दी, अब हमने वो कर दिए, पैसे भी बांट दिए, अब उसका अनुवेक्षण ही नहीं करा, हमने मूल्यांकन ही नहीं करा कि हमने इतने पैसे खर्च किए हैं तो वो गए कहाँ हैं, यानी कि उनका सही में उस पैसे का यूज़ हुआ है क्या नहीं, तो इसका भी जो मूल्यांकन है वो नीति आयोग करता है। यानी नीति तो निर्माण कर दिया। देखिए योजना आयोग क्या होता था, योजना आयोग में सिर्फ वहाँ पर पंचवर्षीय योजना दी जाती थी और वहाँ पर लक्ष्य तय कर दिए जाते थे कि इतना हमें प्राप्त हो गया, बस वहीं पर ख़त्म, फिर अगला नेक्स्ट वहाँ पर 5 ईयर प्लान ला देते थे। बाकी यहाँ क्या होगा, नीति तो आप बनाओगे, नीति बनाओगे, उसका अनुवीक्षण और मूल्यांकन भी किया जाएगा, यानी कोई भी अधिकारी यहाँ बीच में आपके पैसे या नहीं खा सकता है और मतलब उसका पूरा उसको ब्यौरा यहाँ पर देना होगा। उसके बाद में विचार समूह, यानी विचार समूह ज्ञान नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करना। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि कोई भी शोध संस्थान है, यदि वो किसी अच्छे कार्य में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उन्हें भी यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी उनके भी यहाँ पर सहयोग किया जाता है। और जो भी नए नए जो देखिए नवाचार की यहाँ पर एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है, कौन सा राज्य किस स्तर पर क्या कार्य कर रहा है, तो उसका भी यहाँ पर पूरा ब्यौरा होता है। अब देखिए ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र को विकसित करना। अब देखिए जो योजना आयोग था वो पूरा भारत लेवल पर कार्य करता था, उसके बाद में ये भी भारत लेवल पर कार्य करता है। बाकी उसका जो था, उसका जो ऐसा था कि टॉप से बॉटम की तरफ, यानी कि उच्च से नीचे तक अपने जो सहायता पहुंचाना। बाकी इसका जो कार्य है ये ग्राम स्तर से है, यानी ग्राम स्तर पर क्या हो रहा है, उसके बाद में फिर शहर स्तर पर क्या हो रहा है, तो इस प्रकार से है, यानी कि इसकी जो कड़ी है वो है ग्राम स्तर से जुड़ी हुई है। यानी ये महात्मा गांधी की अवधारणा को यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, महात्मा गांधी की अवधारणा को यहाँ पर अपनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये देखिए दोस्तों कि एक यहाँ पर क्वेश्चन भी आया था कि नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है सहभागिता पर। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर भी देख सकते हो आप कार्य सहकारी संघवाद, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नीति आयोग सहकारी संघवाद की अवधारणा पर कार्य करता है, यानी सभी को साथ लेकर। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित ना हो। देखिए जैसे कि ग्राम स्तर से करा है तो उन वर्गों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है जो आर्थिक प्रगति में लाभान्वित ना हो, तो उन्हें लाभ यहाँ पर पहुँचाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी यहाँ सलाह देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है, और अब आप देखना यहाँ पर आने वाले जितने भी MPPSC के जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ पर नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो उनके वहाँ पर आंकड़े पूछे जाएंगे। ये करंट के टॉपिक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट यहाँ पर देख ली है, बाकी ये सारी रिपोर्ट मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा और आपको भी ये बता दूंगा। देखिए यहाँ पर इनोवेशन इंडेक्स या नवाचार सूचकांक, यानी उनमें क्या नया हो रहा है, वहाँ पर जो औद्योगिक संस्थान है वो क्या क्या नए कार्य कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में क्या नवाचार हुआ है, यानी नई नई खोज या नए नए आविष्कार, तो उन्हें बोलते हैं नवाचार। तो ये 2020 का, अभी देखिए ये जो संस्करण है ये दूसरा है, पहला यहाँ पर हो चुका है, तो अभी ये 2020 का ही है। अब नवाचार में जो सबसे पहला स्थान जिन्होंने प्राप्त करा है जो राज्य है, तो यहाँ पर देखिए पूरे 28 राज्यों की यहाँ पर लिस्ट बनाई जाती है। तो सबसे पहला है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु, और सबसे नीचे की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये भी आपको ध्यान रखना है बिहार।
उसके बाद में देखिए स्कूल एजुकेशन एंड क्वालिटी इंडेक्स, तो ये भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन ये सा भी बन सकता है कि स्कूल एजुकेशन एंड क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन में दे देंगे वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, उसके बाद में UNO या फिर नीति आयोग या फिर और भी कोई से संस्थान का यहाँ पर दे देंगे, या भारत सरकार, राज्य सरकार, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और जो इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक है उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है वो भी आपको ध्यान रखना है। इन सारी रैंकिंग में आपको मध्य प्रदेश का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो है आपको करंट से डाटा निकाल कर ये आपको लिखना पड़ेगा अपने जो भी नोट से बनाए हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य विकास सूचकांक भी इसके द्वारा जारी किया जाता है, या फिर ऐसा दे देंगे ये तीनों चारों सूचकांक दे देंगे और एक सूचकांक दे देंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट। तो ऐसा पूछ लेंगे कि ये किसके द्वारा, इनमें से कौन सा जो सूचकांक है वो नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो ये दोस्तों देखिए नीति आयोग के द्वारा और भी सूचकांक जारी किए जाते हैं, मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ लिख दिए हैं। बाकी आपको पूरे जितने भी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं उनका करंट डाटा और प्लस वहाँ पर उसमें MP का स्थान, यह आपको करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भी नीति आयोग के द्वारा ही यहाँ पर जारी की जाती है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में तो काफ़ी कुछ आप जानते होंगे, यहाँ पर इंदौर फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। उसके बाद में सुशासन सूचकांक, यानी जो राजनीतिक दल है वो अपने जो जिनकी भी सरकार है राज्यों में, तो उनका सुशासन की रैंकिंग भी यहाँ पर जारी की जाती है, यानी किस स्तर पर वहाँ पर कार्य हो रहा है, वो जनता तक वहाँ पर लाभ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, तो ये भी वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, देखिए सतत विकास लक्ष्य ये होता है कि हम जैसे कि मान लो पर्यावरण का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पर्यावरण में हमें पर्यावरण के खिलाफ भी नहीं जाना है और पर्यावरण को बनाए भी रखना है, यानी पर्यावरण से यूज़ भी लेना है और पर्यावरण को बनाए भी रखना है, तो वो होता है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है और अपना कार्य भी करते रहना है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर मान लो पेड़ काटने से यहाँ पर कागज़ बनाए जाते हैं तो पेड़ काटना ही बंद कर देंगे, बंद नहीं करेंगे। बाकी ये देखेंगे कि कागज़ तो हमने बना लिया, बाकी और कितने पेड़ हम लगा सकते हैं, तो वो होता है सतत विकास लक्ष्य, यानी उसकी पूर्ति हमें करना पड़ेगी। यानी अगर हमने किसी जैसे कि मान लो कि किसी डिब्बे से या कुछ मिट्टी हमने कहीं से निकाली है तो वहाँ पर उसकी पूर्ति भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और निर्यातक तत्परता सूचकांक, ये भी यहाँ पर नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को योजना आयोग बना था। यहाँ पर देखिए भारत सरकार के जो योजना आयोग था उसी के आधार पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी 24 अक्टूबर 1972 को योजना आयोग बना था। अब यहाँ पर क्या 2015 में नीति आयोग बना दिया, तो मध्य प्रदेश भी आप सबको पता है मध्य प्रदेश बिल्कुल भारत के बिल्कुल टू कॉपी करता है, यानी जो भारत सरकार होती है वो जो कार्य करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर NRA लागू किया गया है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, तो मध्य प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फट से यहाँ पर वो कर दिया कि हाँ हम इससे परीक्षा कराएंगे और इसके आधार पर यहाँ पर इनका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा और इन्हें वैकेंसी में मेरिट के आधार पर चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर फरवरी 2020 को नाम परिवर्तित करके नीति आयोग, तो यहाँ पर राज्य नीति आयोग, अब यहाँ पर देखोगे राज्य नीति आयोग यहाँ पर कर दिया गया है फरवरी 2020 में। तो ये यहाँ पर दोस्तों हमारा नीति आयोग पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने जितने भी फैक्ट बताने थे सब बता दिए। देखिए आपको यहीं पर उलझाएंगे कि ये संवैधानिक संस्था है या नहीं, उसके बाद में इसका गठन कब हुआ, इसके जो संरचना में है कौन सदस्य है कौन नहीं है, 3-4 सदस्यों का नाम ले देंगे। उसके बाद में ये कार्य क्या करता है, इसकी जो अवधारणा है वो किस आधार पर है, सहकारी संघवाद की है या कैसी है, उसके बाद में आयोग का मुख्यालय कहाँ है, उसके बाद में ये कौन कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है, कौन कौन से नहीं जारी किए जाते हैं, और जो अभी जो जारी किया गया है वर्तमान में लेटेस्ट है तो उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान किसका है, सबसे नीचे स्थान किसका है। इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनेंगे। जैसे कि आप पूछते रहते हो कि नीति आयोग और ये आयोग से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि आप जब 15-20 आयोग पढ़ोगे आपको लग रहा होगा कि ये नीति आयोग का कंटेंट यहाँ पर कम है। दोस्तों ये कंटेंट कम नहीं है। आप जब पूरे आयोग जब एक साथ पढ़ोगे उनको रिवाइज करोगे तो आप खुद भूल जाओगे कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा था। ठीक है, तो आपको कम से कम यहाँ पर 10 से 12 बार ये पूरे आयोग को रिवाइज करना होगा और पूरे सिलेबस को कम से कम 10 बार रिवाइज करना होगा, जब आपको ये ध्यान रहेंगे। तो ये कंटेंट कम नहीं है दोस्तों, इनमें ही आपको उलझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले आयोग के साथ। और ये आयोग की सीरीज आपको कैसी लग रही तो आप बता सकते हो। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में हम मेंस के सिनॉप्सिस भी जो सिनॉप्सिस हमने बनाए हैं वो हम वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। और वहाँ पर देखिए हम क्या है भटकाव नहीं करते, यानी कि जो कंटेंट आपको लगता है वही वहाँ पर देते हैं। यानी बाकी ग्रुप में आप देखोगे कि सारी कोचिंग के मटेरियल वहाँ पर ठूस दिए जाते हैं, उसके बाद में आप
आपको कन्फ्यूजन होता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं, तो हमारे ग्रुप में हम बस वही चीज़ें देते हैं कि जो ज़रूरी होती है, यानी आपको भटकना नहीं है। यदि आपको नीति आयोग कहीं से एक जगह से मिल जाता है तो बस उन्हें ही पढ़ लीजिए। कोई नहीं कि आपको 10 जगह से यहाँ पर नीति आयोग पढ़ना है, एक जगह सभी में वही लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।